हेलो दोस्तों, वेलकम टू चैनल बोला बॉम। आज के इस बेहतरीन सेशन में हम बात करेंगे प्लान ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। हम बात कर रहे हैं भाई नीट 2023 सिलेक्शन तो लेकर रहेंगे, प्रिपरेशन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस पावर पैक पावर नोट्स। यस, एनसीईआरटी पावर नोट, जहां पे 100 पेजेस में कंप्लीट सिलेबस अपना कंप्लीट हो जाता है। बार बार आप रिवाइज कर सकते हो और एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बना सकते हो बॉयो के ऊपर। ओके, चलो प्लान ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की शुरुआत करते हैं बेटा। तो ये चैप्टर जो है मस्त मस्त, इसके साथ अपनी ट्रिक भी शेयर में करने वाला हूं आपके साथ। 2 से 2.5 पेज में चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। चलो बात कर रहे हैं प्लांट ग्रोथ। ग्रोथ माने क्या? व्हाट इज ग्रोथ? ग्रोथ इट इज द इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गन और सेल। यहाँ पे एक नोट करने वाली बात यह है कि बात हो रही है यहाँ पे इरिवर्सिबल, नॉट द रिवर्सिबल। जब बारिश आती है तब दरवाजे जो है फूल जाते हैं, और जब समर आता है तो दरवाजे नॉर्मल हो जाते हैं। मतलब क्या हुआ? रिवर्सिबल प्रोसेस हो गई, इम्बिबिशन, राइट? बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज। हाँ, बी केयरफुल। सो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इरिवर्सिबल ना। व्हाट इज डेवलपमेंट? डेवलपमेंट का मतलब होता है भाई सीड जर्मिनेट होने के बाद, ध्यान से सुनो, एनसीईआरटी कहती है कि प्लांट की जो ग्रोथ होती है ये 2 फेजेस में होती है। एक होता है भाई सीड जर्मिनेशन होता है, फिर प्लांट को क्या होता है, ऐसे ऐसे प्लांट को पत्ते आना शुरू हो जाते हैं। पत्ते मतलब वेजिटेशन, सो दिस इज कॉल्ड एज अ वेजिटेटिव फेज। वेजिटेटिव फेज फिर क्या होता है? प्लांट को फ्लावर आता है। फ्लावर मतलब क्या? रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, प्लांट के पास ओरी आ रही है, राइट? बाद में वो एम्ब्रियो डेवलप होगा, सीड फॉर्मेशन होगा, ये सब चीजें होगी। सो दिस इज कॉल्ड एज अ रिप्रोडक्टिव फेज। बहुत 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। सो एनसीईआरटी कहती है कि पहले वेजिटेटिव फेज होती है, फिर रिप्रोडक्टिव फेज होती है। सो जर्मिनेशन से लेके और बाद में सेनेशन, मतलब बाद में प्लांट मर जाएगा। जर्मिनेशन से लेकर कंप्लीट सेनेशन तक ये कंप्लीट जो प्रोसेस है, इसको कहते हैं हम डेवलपमेंट। सो व्हाट इज डेवलपमेंट? डेवलपमेंट इंक्लूड्स ऑल द चेंजेस दैट ऑर्गेनिज्म गो ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल फ्रॉम जर्मिनेशन ऑफ द सीड टू द सेनेशन। तो वेजिटेटिव फेज आपको समझ में आ गया, एक रिप्रोडक्टिव फेज समझ में आ गया। यहाँ पे वेजिटेटिव फेज अच्छा खासा होना जरूरी है। जैसे ह्यूमंस में भी तो यही होता है यार, प्यूबर्टी आ रही है, पहले तो ग्रोथ हो रही है, हाइट वाइट बढ़ रही है, सब कुछ चीजें हो रही है, बाद में प्यूबर्टी आ रही है, फिर मतलब सेकंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप हो रहे हैं, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट होती है, ये सब चीजें होते हैं। मेल्स में वोकल कॉर्ड डेवलप होते हैं, डीपनिंग ऑफ द वॉइस, ये सब चीजें होती है। तो बिल्कुल सेम ही फीचर्स है मेल्स में भी, मेल्स एंड फीमेल्स में, मतलब ह्यूमंस में। बाद में रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर कर रहा है। तो यहाँ पे एक बात अभी से मैं बोलना चाहूंगा कि वेजिटेटिव फेज अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो मतलब मान लो किसी प्लांट का वेजिटेटिव फेज अच्छे से डेवलप नहीं हुआ और डायरेक्टली प्लांट ने रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर कर लिया, तो उसके जो सीड होंगे वो अच्छे नहीं होंगे बेटा। मतलब मान लो कोई एक लड़का है, उसको हमने मतलब हार्मोनल ट्रीटमेंट दे के उसकी प्यूबर्टी आपने भाई जो 12 साल में आने वाली थी उसको आपने 5 साल में लाके के दे दिया। अब अगर वो मान लो ऐसे फीमेल है, अगर वो प्रेग्नेंट होना चाहती है तो क्या उसका यूटेरस सपोर्ट कर पाएगा बेबी को? नहीं कर पाएगा। सो वही चीज हो रही है। ओके, वही चीज हो रही है कि वेजिटेटिव फेज अच्छी खासी होनी चाहिए। चलो इसके बारे में बात करूंगा वर्नलाइजेशन में। यहाँ पे बात क्लियर हो गई है। अब बढ़ते हैं आगे। नाउ एनसीईआरटी कहती है भाई कुछ प्लांट ग्रोथ के ना फीचर्स होते हैं, उसको हम नोट डाउन करना चाहते हैं। प्लांट ग्रोथ इट इज ओपन, ओपन होती है। प्लांट ग्रोथ क्या होती है भाई? ओपन होती है। ओपन मतलब क्या? कंटिन्यूअस न्यू सेल्स ऐड होते हैं। किसके द्वारा? मेरिस्टेमेटिक सेल्स कंटिन्यू डिवाइड होते हैं और नए नए सेल ऐड होते रहते हैं। सो हम कहते हैं प्लांट ग्रोथ ओपन होती है। ओके, ग्रोथ अनलिमिटेड होती है प्लांट की भाई, मतलब डेथ नहीं होती, कंटिन्यूसली नए सेल ऐड हो रहे, तो द ग्रोथ इज अनलिमिटेड। हम कहते हैं कि भाई प्लांट की जो ग्रोथ है उसको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी ग्रोथ एंड सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ मतलब क्या है? इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ द प्लांट, हाइट ऑफ द प्लांट। एंड सेकेंडरी ग्रोथ मतलब विड्थ ऑफ द प्लांट। सेकेंडरी ग्रोथ जो है ये मोनोकॉट्स में नहीं दिखाई देती, डाइकॉट्स में दिखाई देती है। किसके वजह से होते हैं? लैटरल मेरिस्टेम की वजह से। लैटरल मेरिस्टेम की वजह से गर्थ बढ़ती है प्लांट की। ओके, डाइकॉट्स में दिखाई देते हैं। और किस में दिखाई देते हैं? एनाटॉमी प्राइमरी क्लास का लास्ट लाइन की सेकेंडरी ग्रोथ हमें दिखाई देती है कि इसमें भाई साहब जिम्नोस्पर्म में भी। चलो भाई ग्रोथ हो रही है, नए नए से ऐड हो रहे हैं, तो क्या ग्रोथ, किसकी ग्रोथ कितनी हो रही है, इसको कुछ मेजर करने का कोई तरीका है? बिल्कुल तरीका है। एनसीईआरटी कहती है कि अगर आपको पोलन ट्यूब की अगर ग्रोथ मेजर करनी है तो आपको उसकी लेंथ मेजर करनी पड़ेगी। मतलब ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब इज मेजर बाय विच मैट्रिक? द लेंथ। अगर आपको वाटरमेलन में कितनी ग्रोथ हो रही है ये डिटरमाइन करना है तो एनसीईआरटी कहते हैं सेल के नंबर देखो, पहले कितने सेल थे और अब कितने सेल हो रहे हैं। सो मतलब एनसीईआरटी आपको ये कह रही है। और एक एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे एक पत्ता है, पहले छोटू सा था लीफ, अब वो बड़ा हो चुका है, तो यहाँ पे हम लीफ का एरिया देखते हैं। मतलब ग्रोथ कैसे हो रही है ये डिटरमाइन करने के लिए अलग अलग मैट्रिक्स, अलग अलग मेजर्स आप यूज करते हो। कभी एरिया यूज करते हो, कभी लेंथ यूज करते हो, कभी सेल नंबर यूज करते हो। यही बात यहाँ पे
कही गई है। ग्रोथ इज मेजर्ड बाय द पैरामीटर्स सच एज इंक्रीज इन फ्रेश वेट, ड्राई वेट, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम एंड सेल नंबर। ओके, एनसीईआरटी कहती है कि ये जो ग्रोथ हो रही है ना, इसको हम 3 फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं, मेरिस्टेमेटिक फेज, एलोंगेशन फेज एंड भाई मैच्योरेशन फेज। आपको ऐसे ही आना चाहिए बेटा। जब आप पॉर्नोस पढ़ रहे हो तब आपको ऑटोमेटिकली, आपने ये पढ़ा, जब रिवाइज करो तो कैसे रिवाइज करना है, फेजेस ऑफ ग्रोथ, फिर आगे नहीं पढ़ना है, ऐसे हाथ रख देना है। आना चाहिए आपके मेरिस्टेमेटिक फेज, एलोंगेशन फेज, मैच्योरेशन फेज, यहाँ पे हाथ रख लो। इसी के लिए ये कॉर्नेल्स मेथड इसी के लिए यूज की गई है बुक में। भाई यहाँ पे हाथ रखो और यहाँ पे बिना देखे ये पता होना चाहिए मेरिस्टेमेटिक फेज में क्या हो रहा है। तो एनसीईआरटी कहती है कि फेजेस ऑफ ग्रोथ को हम 3 फेज में डिवाइड करते हैं मेरिस्टेमेटिक। एक है मेरिस्टेमेटिक फेज, एलोंगेशन फेज एंड द थर्ड वन इज द एलोंगेशन फेज। एनसीईआरटी आपको ये कहती है कि अगर आपको फेज ऑफ द मतलब प्लांट के ग्रोथ का आप अच्छे से स्टडी करना चाहते हो तो बेटर है कि हम क्या करें, बेटर है कि हम यहाँ पे प्लांट के रूट को अच्छे से स्टडी करें। तो हमें पता चल जाएगा, ये बात यहाँ पे एनसीईआरटी द्वारा की जा रही है। तो चलो प्लांट के रूट को हम ओपन कर लेते हैं। ये रहा प्लांट का रूट। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रही है, रूट की ग्रोथ हो रही है। यहाँ पे टिप में जो मुझे दिख रहा है दैट इज द जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक डिवीजन। यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स कंटिन्यूसली डिवाइड हो रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है, इनके पास ना जो प्रोटोप्लाज्म होता है, ये दीज आर द रिच इन प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म मतलब क्या, उसके पास क्या है, ढेर सारा फूड है, डिवाइड करना चाहता है तो ढेर सारा फूड होना जरूरी है। सो द सेल्स ऑफ द मेरिस्टेमेटिक particular this phase of this meristematic zone, they are rich in protoplasm। और क्या होता है, लार्ज न्यूक्लियाई उनके पास होते हैं। ये सेल एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शंस होते हैं इनके पास। सेल वॉल प्राइमरी नेचर की ही होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। सेकेंडरी सेल वॉल अभी से आएगी तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलेगी। तो भाई इनिशियल स्टेज में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, इसलिए सिर्फ प्राइमरी वॉल होती है। ओके, सो एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ऐसे प्लांट क्या करता है, कंटिन्यूसली सेल ऐड करते हुए जाता है। एक मिनट भाई साहब, यहाँ पे प्लांट क्या करता है, ऐसे मेरिस्टेमेटिक सेल ऐड करते हुए जाता है, ऐसे ऐसे ऐड करते हुए जाता है। ओके, फिर क्या हो रहा है, ये जो सेल है ना, ये मेरिस्टेमेटिक फेज का है। अब जैसे 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 आगे आगे ग्रोथ हो रही है तो ये सेल अब एंटर कर जाता है जोन ऑफ इलोंगेशन में। व्हाट इज जोन ऑफ इलोंगेशन, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरिस्टेमेटिक सेल जो अब मेरिस्टेमेटिक डिवीजन में था, अब उसमें वैक्यूल आ जाता है और वैक्यूल बड़े हो जाते हैं। दिस इज हाउ द साइज ऑफ द सेल इंक्रीजेस। So increased vacuolation takes place and cell enlargement takes place in the phase of elongation। सही है भाई साहब। और फिर अब अच्छा खासा सेल एलोंगेट हो चुका है, मतलब रूट की अब अच्छी खासी ग्रोथ हो चुकी है। अब वो जो सेल एंटर कर जाता है जोन ऑफ मैच्योरेशन में। अब वो सेल मैच्योर होने लगता है। मैच्योर मतलब क्या, सेकेंडरी वॉल डिपॉजिट होगी। देखो ऐसे पूरी स्टोरी है। पहले सेल डिवाइड कर रहा है, रिच इन प्रोटोप्लाज्म, प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन, लार्ज न्यूक्लियर। फिर भाई अच्छा खासा उसने डिवाइड कर लिया। अब वो कहता है कि अब मैं एलोंगेट होना चाहता हूं तो उसमें वैक्यूल का इनलार्जमेंट हो जाएगा। अब वो एंटर कर जाता है फेज ऑफ मैच्योरेशन में। सेकेंडरी वॉल डिपॉजिट हो रही है, वॉल थिकनिंग हो रहा है, सेकेंडरी वॉल फॉर्मेशन। यहाँ पे एमसीक्यू कैसे बनते हैं, आपको पूछा जाएगा आउट ऑफ दिस 3 फेज कौन से सेल्स है, दोज आर रिच इन प्रोटोप्लाज्म। भाई द सेल्स ऑफ द मेरिस्टेमेटिक डिवीजन, दिस इज हाउ यू शुड नो। ओके, दिस इज द इंपॉर्टेंट वन। यहाँ पे इस तरीके से एमसीक्यू बनते हैं। चलो अब अपन आगे बढ़ रहे हैं। सो ये सब चीजें अभी हमने देख लिया, बढ़ते हैं आगे। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ग्रोथ। एनसीईआरटी कहती है भाई 2 टाइप की ग्रोथ हमें प्लांट्स में डिवाइड देखी जाती है, एक है अरिथमेटिक ग्रोथ एंड अनदर वन इज द ज्योमेट्रिक ग्रोथ। सो व्हाट इज अरिथमेटिक ग्रोथ, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक सेल है, सेल डिवाइड कर जा रहा है, एक सेल से 2 सेल बने। अब यहाँ पे क्या होता है, एक सेल मैच्योर हो जाता है, अब वो फिर से डिवाइड नहीं करता। दूसरा सेल ये डिवाइड कर जाता है, देखो एक से 2 बने। यहाँ पे जो 2 बने इसमें से फिर से एक मैच्योर होगा, मैच्योर हो गया, अब ये फिर से डिवाइड करेगा। दिस इज हाउ द ग्रोथ टेक्स प्लेस इन अ अरिथमेटिक ग्रोथ मैनर। ओके फाइन। तो यहाँ पे कैसी ग्रोथ दिखाई दे रहे हैं, एक से 2 बने, फिर 3 बने, फिर 4 बने। सो दिस इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, दिस इज कॉल्ड द अरिथमेटिक ग्रोथ। ओके भाई साहब, ये हमें किस में दिखाई देते हैं, रूट्स में दिखाई देती है। लीनियर कर्व 1 2 3 4 5 6 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से। और एक होता है ज्योमेट्रिक ग्रोथ। ज्योमेट्रिक ग्रोथ में क्या होता है, एक से 2 बने, अरिथमेटिक में 2 में से एक मैच्योर हो जा रहा था, एक ही डिवाइड कर रहा था। लेकिन ज्योमेट्रिक में भाई साहब दोनों डिवाइड कर जाते हैं इस तरीके से, एक से 2 बने, 2 से 4 बने, 4 से 8 बने, 8 से 16, 16 से 32। क्लियर है। सो अरिथमेटिक आपको पता है, ज्योमेट्रिक आपको समझ में आ चुका है। अब अपन आगे बढ़ रहे हैं। सो यहाँ पे अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपको लीनियर कर्व नहीं दिखाई देगा, आपको दिखाई देगा पहले लैग फेज 1 से 2, 2 से 4, धीरे धीरे फिर आएगा एक्सपोनेंशियल फेज बेटा 8 से 16, 16 से 32, 32 फिर और ज्यादा बढ़ेगा आगे इस तरीके से। सो एक्सपोनेंशियल फेज, अब सेल के नंबर बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं।
ओके, इतने सारे सेल के नंबर बन रहे हैं, क्या अनलिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स फॉर्म होंगे? नहीं, क्योंकि प्लांट के पास फोटो रिजर्व है, तो यहाँ पे सेल एंटर कर जाएगा स्टेशनरी फेज में। सेल्स एंटर कर जाएंगे स्टेशनरी फेज में, अब और ज्यादा डिवीजन नहीं होंगे। तो ज्योमेट्रिक ग्रोथ में हमें दिखाई देता है सिग्मॉइड कर्व having three phases: lag phase, exponential phase and stationary phase. Why stationary phase? Because the food supply is limited. Okay, बढ़ते हैं आगे। बहुत बेहतरीन प्रिपरेशन करेंगे, टेंशन ही मत लो आप। सो अरिथमेटिक ग्रोथ में 1 2 3 4 6, ज्योमेट्रिक ग्रोथ में 2 4 8 16 रूट्स में दिखाई देते हैं। ज्योमेट्रिक ग्रोथ सभी पार्ट्स में दिखाई देंगे। ये है लीनियर को और एक है सिग्मॉइड को, इसके तीन फेजेस यहाँ पे दिखाई देते हैं। बढ़ रहे हैं आगे। भाई एनसीईआरटी कहते हैं ग्रोथ रेट कैसे डिटरमाइन करोगे? दो तरीके आपके पास, एक तो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट आप डिटरमाइन कर सकते हो, या तो फिर रिलेटिव ग्रोथ रेट। एब्सोल्यूट मतलब क्या? मान लो ये पत्ता है, इसकी इनिशियल एरिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है और ये बड़ा होके बन गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर का। और अगर मैंने पूछा आपको कि बताओ भाई कितनी एब्सोल्यूट ग्रोथ हुई है यहाँ पे, तो आप कहोगे 50 माइनस 5 दैट इज 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट इज द एब्सोल्यूट ग्रोथ। सही बात है। नाउ व्हाट इज रिलेटिव ग्रोथ रेट? रिलेटिव मतलब क्या? फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब 50 माइनस 5 रिलेटिव इन रिलेशन टू द इनिशियल, दैट इज इनिशियल ग्रोथ कितनी थी? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर की। तो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लोगे 50 माइनस 5 डिवाइडेड बाई इनिशियल ग्रोथ 5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये थी। तो आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज द रिलेटिव ग्रोथ रेट। सही है, ये फॉर्मूला पूछा जा सकता है, बहुत इजी एमसीक्यू है, आराम से बन जाएगा बेटा। सही है, बढ़ते आगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन। डेवलपमेंट की बात हो रही है ना। डेवलपमेंट में हमने क्या क्या बात की थी कि भाई सेल का इंक्रीज भी होना और डिफरेंशिएशन, दीज बोथ टू आर द पार्ट्स ऑफ द डेवलपमेंट। नाउ डेवलपमेंट मतलब क्या, डिफरेंशिएशन मतलब क्या? अब होता यह है कि प्लांट्स के पास सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल ऐसे सेल होते हैं जो कंटिन्यूसली डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद क्या करते हैं, जैसे अभी हमने रूट के बारे में बात की, वो रूट में कंटिन्यूसली डिवाइड हो जा रहे थे, अब वो डिफरेंशिएट होकर रूट क्या आप बना देते हैं, मैच्योर होकर रूट क्या आप बना देते हैं, मतलब उसको एक आइडेंटिटी मिल जाती है। So what is differentiation? The act of maturation of a primary stem, it is called as a differentiation. Now what is de-differentiation? अब ये जो concept है de-differentiation, re-differentiation, ये आपको समझने के लिए anatomy of flowering plants, ये आपको समझना, मतलब वहां पे ये अच्छे से समझाया जा सकता है टॉपिक। तो मैं अभी के लिए de-differentiation, re-differentiation होल्ड पे रख रहा हूँ और anatomy of flowering plants में हम इसके ऊपर बात करेंगे। डोंट वरी, मैं हमेशा वो टॉपिक उसी के साथ ही लेता हूँ। ओके, तो जैसे एनसीईआरटी ने कहा तो ये मैं होल्ड पे रख रहा हूँ अभी। एनसीईआरटी ने कहा कि भाई प्लांट की ग्रोथ ओपन है, इवन प्लांट का डिफरेंशिएशन भी ओपन है। अब आप कहोगे कि भाई ये मतलब क्या? इवन द डिफरेंशिएशन प्लांट इज ओपन, मतलब एनसीईआरटी ये कहती है कि भाई प्लांट के पास मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल अब कहां पे लोकेटेड है? रूट के टिप पे लोकेटेड है, तो वो कहेगा कि भाई रूट क्या बना देता हूं। शूट के टिप पे अगर लोकेटेड है तो शायद वो कहेगा कि मैं अपाइकल बड़ बना देता हूं। मतलब क्या? ये कुछ भी बना सकता है, उसको जो चाहे वो बना सकता है। सो हम कहते हैं कि डिफरेंशिएशन इज ओपन। ओके, नाउ एनसीईआरटी कहते हैं कि भाई डेवलपमेंट के खास फिनोमिनन हमें दिखाई देता है जिसे हम कहते हैं प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी मतलब क्या? चेंज इन स्ट्रक्चर एंड शेप। ओके, सो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर इन रिस्पांस टू एनवायरनमेंट, इट इज कॉल्ड एज अ प्लास्टिसिटी। डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर पाए जाना एक ही प्लांट में, मतलब क्या? आसान है। अब देखो, कॉटन का प्लांट अगर बच्चू है, मतलब जुवेनाइल कॉटन का प्लांट है, तो उसके जो लीफ है ना कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। ओके, मतलब एक तरीके के, एक उसका पर्टिकुलर शेप दिखाई देगा। और जैसे कॉटन का प्लांट बड़ा होगा तो उसके लीफ अलग दिखाई देंगे, मतलब है प्लांट एक ही लेकिन दो अलग अलग टाइप के लीफ। ओके, मतलब वो जुवेनाइल है, बच्चू है तो अलग टाइप का लीफ, बड़ा है तो अलग शेप का लीफ, अलग टाइप मतलब अलग शेप का लीफ। सही है, दिस इज कॉल्ड एज अ प्लास्टिसिटी। दिस इज कॉल्ड, दिस पर्टिकुलर फिनोमेना इज कॉल्ड एज अ प्लास्टिसिटी, जहां पे डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर हमें दिखाई देते हैं। यहाँ पे हमें दिखाई दिया कि बेस्ड ऑन हिज एज, बेस्ड ऑन द एज ऑफ अ प्लांट, मतलब जुवेनाइल है तो अलग स्ट्रक्चर और एडल्ट है तो अलग स्ट्रक्चर। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जैसे कि बटरक्लप, पानी में रख दोगे तो भाई साहब ऐसे उसके लीफ रहेंगे, और अगर जमीन पे लगा दोगे तो उसके लीफ ऐसे रहेंगे। सो डिपेंडिंग ऑन द एनवायरमेंट उसके लीफ में हमें अलग अलग शेप दिखाई देते हैं लीफ के। सो दिस इज कॉल्ड एज अ प्लास्टिसिटी। किसकी प्लास्टिसिटी? किसके स्ट्रक्चर या किसके शेप चेंज की बात हो रही है यहाँ पे? लीफ की। तो हम कहते हैं लीफ मतलब फाइलस। सही है। सो हेटेरोफाइली मतलब अलग अलग टाइप, अलग अलग, हेटेरो मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट डिफरेंट शेप ऑफ अ लीफ इन रिस्पॉन्स टू द फेजेस ऑफ लाइफ। कॉटन, कोरिएंडर, ललक्सपुर में हमें दिखाई देते हैं। और एनवायरमेंट, ड्यू टू एनवायरमेंट, बटरकप में हमें अलग अलग टाइप के शेप, अलग अलग, मतलब हेटेरोफाइली हमें दिखाई देती है। नीट 2022 का एमसीक्यू, कॉटन, कोरिएंडर, लरक्सपुर इन रिस्पॉन्स टू द एज दैट इज ड्यू टू फेजेस ऑफ लाइफ एंड बटरकप ड्यू टू एनवायरमेंट। ये एमसीक्यू था नीट 2022 का।
एनसीटी कहती है कि भाई, बात करें प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की, एनसीटी कहती है कि भाई प्लांट की जो ग्रोथ है ये डिटरमाइन की जाती है एक्सटर्नल फैक्टर द्वारा, जैसे कि सनलाइट हो गया, प्लांट के ग्रोथ के लिए लाइट चाहिए, अच्छा खासा टेम्परेचर चाहिए, वाटर चाहिए। ऐसे ही प्लांट में कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर्स होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं जो प्लांट के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिनको कहते हैं हम प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स, प्लांट फाइटो हार्मोन्स, या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, ये सब एक ही नाम है। तो ऐसे हमें दिखाई देते हैं ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकिनिन, इथिलीन एंड एब्सिसिक एसिड। जब इनको हमने स्टडी किया तो हमें पता चल गया ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकिनिन ये प्लांट के ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। मतलब अगर प्लांट के पास ये चीजें हैं तो प्लांट अच्छा खासा ग्रो करेगा। और इस एथिलीन और एब्सिसिक एसिड क्या करते हैं, प्लांट के ग्रोथ को इनिबिट करते हैं। आप कहोगे कि भाई ऐसी जरूरत क्यों है, प्लांट के ग्रोथ को क्यों इनिबिट करना है? जब ग्रोथ हो रही है तब क्या हो रहा है, प्लांट का फूड जो प्लांट ने बनाया है वो यूज हो रहा है, सही है, ओके। अब मान लो प्लांट के पास भाई सनलाइट ही नहीं आ रहा है, तो ऐसे हालात में फूड को अच्छे से यूज करना चाहिए, ऐसे हालात में ग्रोथ नहीं करनी चाहिए, सही है। तो ऐसे हालात में एब्सिसिक एसिड सीक्रेट होता है जो प्लांट के ग्रोथ को थोड़ी मतलब कुछ समय के लिए रोक देता है। सो दीज आर कॉल्ड एज इनहिबिटर। एनसीटी आगे ये भी कहते हैं कि इथिलीन ग्रोथ प्रोमोटिंग एंड ग्रोथ इनहिबिटर एक्टिविटी दोनों में आ जाता है। ओके भाई साहब, यहाँ पे लिखा है। अब अपन आगे बढ़ रहे हैं, चलो अब ये बेहतरीन टेबल के साथ सभी हार्मोन्स को प्रिपेयर किया जाएगा। बात करते हैं ऑक्सिन से। ऑक्सिन हार्मोन कहां पे दिखाई देता है, रूट एंड शूट टिप पे, ग्रोथ प्रमोटर है। किसने ढूंढ के निकाला भाई, चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन फादर एंड सन ये काम कर रहे थे कोलियोप्टेल कैनरी ग्रास पे, ओके। उन्होंने अपनी विंडो खुली छोड़ दी, दूसरे दिन आके देखा तो पता चला ये जो कोलियोप्टेल है ये सन की तरफ मुड़ा हुआ है, ऐसे मुड़ा हुआ है, ओके। सन की तरफ ये जो कोलियोप्टेल है ऐसे मुड़ा हुआ है। पता चल गया कि भाई ये तो ऑक्सिन है। तो चार्ल्स डार्विन ने ऑक्सिन को ढूंढ के निकाला कोलियोप्टेल कैनरी ग्रास का स्टडी करके। जबकि वेंट ने, एफडब्ल्यू वेंट ने ऑक्सिन को आइसोलेट किया। सो इसकी मैं ट्रिक भी बताता हूं। एफडब्ल्यू वेंट, ही वेंट टू आइसोलेट द ऑक्सिन, ऐसे याद रखो। सो किसने ढूंढ के निकाला, डार्विन ने। किसने आइसोलेट किया, एफडब्ल्यू वेंट ने। जो ऑक्सिन है हमारे पास उसको हम कहते हैं इंडोल एसिटिक एसिड है, इंडोल ब्यूटिक एसिड उसका केमिकल नाम है भाई। सिंथेटिक, कुछ सिंथेटिक केमिकल्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ऑक्सिन के तरह काम करेंगे, जैसे कि 2,4-D, हम कहते हैं ये सिंथेटिक ऑक्सिन है, ओके भाई। नाउ व्हाट इज द केमिकल नेचर, इसका गोत्र क्या है, इंडोल कंपाउंड है ये क्या करता है, क्यों यूज करना है ऑक्सिन, हमने अच्छे से इसको स्टडी कर लिया, फिर हम अपने फायदे के लिए इसका यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं भाई, फॉर प्रमोट, इट प्रमोट द फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, ओके। पाइनएप्पल का अगर आप प्लांट लोगे तो उसको फ्लावर आने में टाइम लगता है, ऑक्सिन डालो जल्दी फ्लावर आ जाएंगे। मतलब प्लांट में फिर पाइनएप्पल दो, फ्लावर क्यों चाहिए भाई, फ्लावर मतलब कि ओवरी उसके बाद। तो एक प्लांट में कई सारे पाइनएप्पल्स आपके पास मिल जाएंगे, बेच के बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। सो इट प्रमोट द फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। इट प्रमोट्स द फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप, जो यंग लीफ रहते हैं इसको ये नीचे नहीं गिरने देता है ऑक्सिन, बहुत इंपॉर्टेंट बात। अपाइकल डोमिनस, ऑक्सिन का क्या काम है, अपाइकल डोमिनेंस शो करता है। अपाइकल डोमिनेंस मतलब क्या, ये जो प्लांट है, ये जो प्लांट है ये क्या करता है ना ऑक्सिन, यहाँ पे ये प्लांट को कहता है कि भाई ऐसे 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 ऊपर ऊपर जा, स्ट्रेट उसकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये लैटरल बेंचेस को ग्रो नहीं होने देता, लैटरल बेंचेस ये इसको ग्रो नहीं होने देता ऑक्सिन, इसे कहते हैं अपाइकल डोमिनेंस, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट बात, किसकी वजह से हो रहा है, ऑक्सिन की वजह से। नाउ अब होता क्या है, हेज मेकिंग कुछ प्रैक्टिसेस आपने सुना होगी, कुछ लोगों के जो कंपाउंड्स होते हैं ना घर के, उसमें आपने कुछ इस तरीके से देखा होगा भाई, आपको पता होगा कुछ इस तरीके से। किधर गया, हेज मेकिंग मतलब क्या, हेज मेकिंग इंपॉर्टेंट है, हेज मेकिंग इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा। ये देखो, ये दिखा आपको, ये देखो, ये ऐसे कंपाउंड आपने देखे होंगे, ओके। अब ऐसे कंपाउंड के लिए आपको क्या चाहिए, ऐसे कंपाउंड के लिए आपको चाहिए कि प्लांट की जो ग्रोथ है ना ये होनी चाहिए बेटा, लैटरल बेंचेस उसके ग्रो होने चाहिए ऐसे 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 ऐसे, ओके। तभी तो ऐसे कंपाउंड बनेगा, इसकी भी ग्रोथ ऐसे उसकी, मतलब मुझे अपाइकल डोमिनेंस हटाना पड़ेगा। सो अपाइकल डोमिनेंस हटाओगे तो हेज मेकिंग, टी प्लांटेशन में आपको ये चीज हेल्प करेगी, मतलब ऑक्सीजन का इफेक्ट हटा दो तो आप हेज मेकिंग प्रैक्टिसेस के लिए यूज कर सकते हैं। सेम चीज टी प्लांटेशन में भी यूज की जाती है। पार्थेनोकार्पी इन पाइनएप्पल, इट इंड्यूसेस द पार्थेनोकार्पी मतलब सीडलेस फ्रूट फॉर्मेशन।
दैट इज विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट फॉर्म हो जाएगा अगर आपके पास ऑक्सीजन है तो। 2,4-D अभी हमने देखा सिंथेटिक ऑक्सीजन है, ये भाई डाइकॉट्स को मार देता है और इसलिए गार्डनर इसको यूज करते हैं, ओके, गार्डनिंग के लिए, सो इंपॉर्टेंट है। जाइलम के डिफरेंशिएशन के लिए आपको ऑक्सीजन लगता है। ओल्डर लीफ को ये कहता है भाई तू मर जाए, एफसीशन ऑफ ओल्डर लीफ, एफसीशन मतलब कट हो जाना, ओल्डर लीफ पत्ते नीचे गिरा देता है ये, ओके, बोलता है तुम्हारा काम खत्म। ओके, रूटिंग इज स्टेम कटिंग, गार्डनिंग प्रैक्टिस में आपने स्टेम कट कर लिया, उसमें रूट इंड्यूस करना है तो ऑक्सीजन में डुबो दो, उसको रूट आ जाएंगे। सही है, ओके। इसकी मैंने बेहतरीन ट्रिक भी शेयर की थी बेटा, अगर आपने केट्रिक्स के लिए गूगल फॉर्म नहीं भरा है तो उसको भर दीजिए ताकि आपको वो ट्रिक मिल जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, बात करें गिबरलिक एसिड की। कहाँ पे सीक्रेट होता है? सीड्स में। सीड्स के जर्मिनेशन के लिए ये हेल्प करता है गिबरलिक एसिड, ग्रोथ प्रोमोटर है। कुरोसावा नाम के एक साइंटिस्ट है, उन्होंने देखा कि राइस सीडलिंग, जो राइस का जो प्लांट होता है ना, उसमें एक डिसीज होता है, ओके, गिबरेला फ्यूजिकोरा नाम के फंगस की वजह से। जहां पे उनको ये पता चला कि ये जो राइस है ना भाई, ये जो राइस का जो प्लांट है इसकी हाइट बढ़ जाती है उस डिसीज में, तो उन्होंने वो केमिकल बाहर निकाला, पता चला कि गिबरेला फ्यूजिकोरा है, गिबरलिन नाम का केमिकल सीक्रेट करता है जिसकी वजह से इस पर्टिकुलर डिसीज में प्लांट की ग्रोथ मतलब हाइट बढ़ जाती है, उसे बेकेन डिसीज कहते हैं, ओके। अलग अलग टाइप के गिबरलिन पाए गए आगे चल के, लेकिन जो इनिशियली डिस्कवर किया गया वो है गिबरलिन 3। ये क्या करता है गिबरलिन? ये इलोंगेट करता है, इसको याद रखने का एक मस्त तरीका मैं बताता हूं आपको। ये क्या करता है? इलोंगेट करता है। सो गिबरलिक एसिड ये एलोंगेशन करता है, गिबरलिक एसिड एलोंगेशन करता है, एलोंगिंग। और क्या करता है? ये माल्टिंग करता है। मतलब क्या माल्टिंग? मतलब क्या, सीड के अंदर पानी डालो, मतलब सीड को पानी दो तो सीड जर्मिनेट हो जाता है, तो सीड को पानी दो, जर्मिनेट हो रहा है, जैसे जर्मिनेट हो रहा है तो कंप्लीट जर्मिनेशन मत होने दो, आधा ही जर्मिनेशन होने दो, उसे कहते हैं माल्टिंग। आपको क्यों चाहिए? इसलिए चाहिए ताकि आप कुछ पर्टिकुलर सीड से अल्कोहल दारू बना सको, सही है, दिस इज कॉल्ड एज अ माल्टिंग, सही है। तो माल्टिंग तो नेचुरली भी कर सकते हो आप पानी वानी में डाल के, लेकिन गिबरलिंग का यूज करोगे तो माल्टिंग जल्दी होगी। बेसिकली माल्टिंग में कर क्या रहे हो आप स्टार्च को डिसॉल्व कर रहे हो, ताकि फिर आपको पता है अनेरोबिक रेस्पिरेशन करके आप उसका अल्कोहल बनाना चाहते हो। सो माल्टिंग के लिए गिबरलिक लगता है। इट डिलेड फ्रूट सेनेशन, भाई फ्रूट के ऊपर आप इसको अप्लाई कर दो तो फ्रूट क्या होगा आपको पता है, फल अगर पक गया तो नीचे गिर जाता है, उसके ऊपर गिबरलिन लगा दोगे तो फल जल्दी से पकेगा नहीं, पेड़ के ऊपर लगे रहेगा वो। अब आप कहोगे कि ये चीज क्यों चाहिए, फल तो पकना चाहिए। अब एक फार्मर है भाई, उसने एप्पल लगा दिए, ओके। अब पूरे पूरे बाकी फार्मर्स है उन्होंने भी तो एप्पल लगाए, ये सब लोग साथ में मार्केट में जाते हैं, मार्केट में ढेर सारे एप्पल, लोग परेशान, इतने सारे एप्पल, लोग कहते हैं कि भाई बहुत सारे एप्पल है, मुझे कम भाव में चाहिए, भाई 20 रुपए कम कर, 30 रुपए कम कर। तो ये जो फार्मर है ये होशियार है, ये कहता है कि अभी सप्लाई ज्यादा है, बाद में जब सप्लाई कम होगा तब मैं एप्पल जाके बेचूंगा मेरे, तो तब तक इसके एप्पल खराब हो जाएंगे, तो इसलिए ये अपने एप्पल के ऊपर गिबरलिक एसिड लगाएगा, जो क्या करता है फ्रूट को, इट डिलेज द फ्रूट सेनेसस, हेल्प इन मार्केटिंग। इंटरनोडल एलोंगेशन, ये जो इंटरनोड्स होते हैं ना, उसमें इंटरनोड का एलोंगेशन भी करता है, मतलब बेसिकली ये एप्पल की हाइट बढ़ा देगा, मतलब बड़े बड़े एप्पल बना देगा, इंटरनोड एलोंगेशन करके प्लांट की हाइट बढ़ जाएगी। कोनिफर सीड प्रोडक्शन, आपको पता है कोनिफर जिम्नोस्पर्म, उनको सीड आने में 10-10 साल लग जाते हैं, गिबरलिन का यूज करो जल्दी सीड मिल जाएंगे, अमेजोन पे उसको आप मिल जाते हैं, अच्छा खासा सोर्स है ये प्रोटीन का, इसको यूज कर सकते हो खाने के लिए। बोल्टिंग इन बीड कैबेज, व्हाट इज मीन बाय बोल्टिंग? अब बोल्टिंग ये चीज क्या है, चलो जल्दी से देख लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय बोल्टिंग? चलो किधर गया बोल्टिंग भाई? यस 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 यस, किधर गया बोल्टिंग? बोल्टिंग बोल्टिंग बोल्टिंग, हाँ। सो ये जो कैबेज का प्लांट है ना, इसे कहते हैं, दिस प्लांट शोज द रोजेट हैबिट, आपको पता है पत्ता गोभी देखी होगी ना, ऐसे क्लोज रहती है पत्ता गोभी, ओके। अब ये गिबरलिंग क्या करता है ना, अब ये क्या होता है, ऐसे क्लोज है ये, इसकी वजह से इसके जो अंदर के लीफ है आप देखोगे वो छोटे छोटे रहते हैं बेटा, है ना, छोटे छोटे रहते हैं। अब गिबरलिंग क्या करता है, इंटरनोड का एलोंगेशन कर देता है, देखो इंटरनोड्स को एलोंगेट कर देता है, जिसकी वजह से ऐसे खुल जाती है, तो अंदर के पत्ते भी बड़े हो जाएंगे, मतलब वेजिटेटिव ग्रोथ आपको मिल जाएगी बिकॉज ऑफ गिबरलिंग। सो दिस इज कॉल्ड एज अ बोल्टिंग, दिस इज कॉल्ड एज अ बोल्टिंग, सही है भाई, ओके, दिस इज कॉल्ड एज अ बोल्टिंग, सही। सो इट इंड्यूसेस द बोल्टिंग इन द बीट कैबेज, सही बात है। इट इज इन्वॉल्व इन वर्नलाइजेशन ऑफ अ प्लांट, व्हाट इज मीन बाय वर्नलाइजेशन, बात करेंगे इसी चैप्टर में 5 मिनट के बाद। नाउ लेट्स टॉक अबाउट साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन कहां पे दिखाई देता है? द जोन ऑफ अ रैपिड सेल डिवीजन, रूट शूट ट्यूब्स एंड एंग फ्रूट में।
अब एक स्कूग और मिनर साइंटिस्ट है, उन्होंने टोबैको के कुछ सेल लिए। इनको पता था कि भाई जब हम ऑक्सिजन डालते हैं तो रूट्स फॉर्म होते हैं, तो इन्होंने ऑक्सिजन डाला। ऑक्सिजन डाला तो रूट तो फॉर्म हो गया लेकिन शूट फॉर्म नहीं हो रहा था। तो इनको पता चला कि उसके अंदर इन्होंने कोकोनट का वाटर डाला, ओके, वैस्कुलर बंडल का पूरा मिक्सचर करके जूस करके डाल दिया। बाद में ग्रोथ हुई, शूट बना। तो इनको पता चला शूट इसलिए बना क्योंकि ये जो ऊपर से चीजें उन्होंने डाली कोकोनट वाटर वगैरह, उसमें साइटोकाइनिन था। तो शूट फॉर्मेशन के लिए साइटोकाइनिन लगता है। पता चला कि जो चीज उन्होंने डाली वो काइनेटिन था, मतलब साइटोकाइनिन का ही टाइप मान लो आप, काइनेटिन। सही है। हेरिंग फिश से आपको काइनेटिन मिलता है जो कि साइटोकाइनिन है, और कौन से जियाटिन को निकाला गया, मतलब कौन में हमें जियाटिन नाम का साइटोकाइनिन मिलता है, हेरिंग फिश में काइनेटिन नाम का साइटोकाइनिन मिलता है। ये साइटोकाइनिन क्या है, ये एडेनाइन डेरिवेटिव है। ये क्या करते हैं भाई, इट ओवरकम्स द अपाइकल डोमिनेंस। अपाइकल डोमिनेंस ओवरकम करना है तो क्या करोगे, अपाइकल के जो बर्ड्स है उसको कट कर दोगे तो ऑक्सीजन का इफेक्ट चला जाएगा। नहीं तो फिर साइटोकाइनिन का यूज करो, इट ओवरकम्स द अपाइकल डोमिनेंस, मतलब ऑक्सीजन के अपोजिट काम कर रहा है। इट कॉजेज द डिले ऑफ अ लीफ सेनेशन, लीफ को बुड्ढा नहीं होने देता, तरोताजा रखता है, फेयर एंड लवली की तरह। एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन में हेल्प करता है, क्लोरोप्लास्ट सिंथेसिस के लिए ये हेल्प करता है। शूट फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, रूट फॉर्मेशन ये आपका ऑक्सीजन कर रहा था ना। अब बात करते हैं इथिलीन की। इथिलीन ये बहुत पुराना हार्मोन है, मतलब बहुत पुराने जमाने से लोग इसका यूज करते आ रहे हैं। एक्चुअली क्या हो रहा था, बहुत पुराने जमाने में लोग क्या करते थे भाई, बनाना है ना, बनाना लाया लाया लाते थे फार्म से, और उसको एक कमरे में बंद कर देते, उसके ऊपर इथिलीन की गैस छोड़ देते थे और बनाना पक जाता था। ओके, दिस इज हाउ द, बहुत पुराने जमाने से लोग इथिलीन की गैस यूज कर रहे थे। अब एक साइंटिस्ट है, उनका नाम था कजिन। उन्होंने क्या किया, ऑरेंजेस, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि भाई आप क्या करो, आप एक बनाना ले लो जो कि हरे रंग का है, उसके बाजू में पके हुए ऑरेंजेस डाल दो, तो इनको पता चलेगा कि अब ये जो बनाना है ये पक जाता है, मतलब ऑरेंज से, पके हुए ऑरेंज से इथिलीन निकला जिसकी वजह से बनाना भी पक गया। आपने सुना होगा कि एक रॉटन एप्पल बाकी के एप्पल को भी रॉटन करा देता है, क्योंकि जो रॉटन एप्पल है मतलब पक गया है, उससे इथिलीन रिलीज होता है जिसकी वजह से बाकी के एप्पल भी पक जाते हैं। इट इज बिकॉज ऑफ द इथिलीन। सही है। तो ये इन्होंने ढूंढ के निकाला था। ये इनहिबिटर, ग्रोथ इनहिबिटर। बात करते क्या होता है, इथिलीन का ही लिक्विड फॉर्म इटेफॉन हमें दिखाई देता है। ये फ्रूट राइपनिंग करता है। बेसिकली ये क्या करता है, फ्रूट बन गया, इसको कहते हैं जल्दी 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 मैच्योर हो जा, राइप हो जा। सो दिस इज हाउ द इथिलीन वर्क्स। ये क्या करते हैं, प्लांट को जल्दी जल्दी करने के लिए उसको, मतलब ये कर रहा है, पुश कर रहा है प्लांट को कि भाई जल्दी राइप हो जा फ्रूट को। अब ये क्या करता है, इट प्रमोट्स द सेनेशन एंड ऑक्सीजन ऑफ अ प्लांट। प्लांट को कहता है, प्लांट के लीफ को कहता है कि भाई जल्दी 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 बुड्ढा हो जा, बुड्ढा हो जा, जल्दी 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 करने के लिए बोल रहा है। ओके, रेस्पिरेटरी क्लाइमेक्टिक को ये बढ़ावा देता है। अब इसका मतलब क्या, आप मार्केट से आम लेके आओगे, उसको किसी पॉलीथीन में रख दो, आपको दिखाई देगा कि वहां पे गर्माहट हो जाती है। क्यों, क्योंकि जो पका हुआ आम, जो पका हुआ नहीं, आम जो लाया आपने, उसके अंदर रेस्पिरेशन की प्रोसेस चलती रहती है। रेस्पिरेशन हो रहा है मतलब CO2 रिलीज हो रहा है, एटीपी बन रहे हैं। सही है, एटीपी का यूज हो रहा है। सही है, तो मतलब वहां पे हीट रिलीज हो रही है। तो जब रेस्पिरेशन होता है तो क्या हो रहा है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा तो उसमें मिठास आ जाते हैं, कुछ एसिड्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से थोड़ी खट्टी मीठी चीज हो जाती है, लूज हो जाता है टेक्सचर, मतलब ही फ्रूट पक जाता है। तो रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक एक नेचुरल प्रोसेस है, इथिलीन उसको बढ़ावा देता है। सही है। इट कॉजेज द इंटरनल एलोंगेशन इन राइस प्लांट। आप कहोगे गिबरलिक एसिड में भी तो इंटरनल एलोंगेशन देखा था, वो था शुगर केन में इंटरनल एलोंगेशन। इथिलीन में इट प्रमोट द इंटरनल एलोंगेशन ऑफ अ राइस प्लांट। ये फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल और मैंगो में भी फ्लावरिंग करा देता है। ओके, कुकुम्बर में फीमेल फ्लावर्स को ये बढ़ावा देता है। सही है। सीड को जर्मिनेट करने में ये हेल्प कर देता है आपकी इथिलीन। सही है, बढ़ते हैं आगे। अब एफसिसिक एसिड के बारे में बात करते हैं। मेनली ये ग्रोथ इनहिबिटर है। एफसिसिक मतलब अब्बा, ABA, इसको मैं अब्बा बोलता हूँ। ओके, ये कैरोटीनॉइड का डेरिवेटिव है, मतलब इसका गोत्र कैरोटीनॉइड है। स्ट्रेस हार्मोन है, टोमेटो को क्लोज कर देता है, कहता है कि भाई वाटर को ज्यादा लॉस मत करो, पानी की कमी है यार। तो स्ट्रेस हार्मोन है, मतलब स्ट्रेस को रिलीव करता है, बढ़ावा नहीं देता स्ट्रेस को। इट इनहिबिट द सीड जर्मिनेशन। सीड को कहता है कि भाई अभी से जर्मिनेट कर, बाहर बहुत खतरा है। इनहिबिट द जर्मिनेशन। इट प्रमोट द सीड डोर्मेंसी। सब कुछ मतलब इनहिबिट करता रहता है। इथिलीन उसको सबको बढ़ावा दे रहा है। सो दिस इज द इनहिबिटरी हार्मोन। ओके, क्लोजर ऑफ स्टोमेटा। ओके भाई साहब, बढ़ते हैं आगे। सही, तो इसमें एसिडिक एसिड। अब इसमें क्या होता है ना बेटा, सॉरी, इसमें क्या होता है, आपको हार्मोन्स के फंक्शन पूछे जाते हैं, और हार्मोन्स के फंक्शन पूछे जाने पे, मतलब ऑक्सीजन के फंक्शन पूछे तो उसमें एक आधा साइटोकाइनिन का डाल देंगे, ऐसे करेंगे। तो आपको ये पता चाहिए सभी हार्मोन्स के फंक्शन। सही है।
कंफ्यूज करने के लिए ऐसे करते हो। प्लांट हार्मोन शोविंग एंटागोनिस्टिक ऑपोजिट इफेक्ट। आपको पता है गिबरलिन सीड जर्मिनेशन कर रहा था, एफसीजी एसिड सीड डोर्मेंसी करता है। ऑक्सिन अपाइकल डोमिनेंस को बढ़ावा दे रहा था, साइटोकिन उसको हटा देता है। सही है भाई साहब। ऑक्सिन आपको पता है एडवेंटिशियस रूट फॉर्मेशन करता है, साइटोकाइनिन ये शूट फॉर्मेशन करता है। फोटो पीरियडिज्म की बात करती है। अब एनसीईआरटी कहती है कि प्लांट रिक्वायर अ पीरियोडिक एक्सपोजर टू लाइट टू इंड्यूस फ्लावरिंग। एनसीईआरटी कहती है कि भाई प्लांट जो है, अभी हमने देखा था एक वेजिटेटिव फेज थी, एक रिप्रोडक्टिव फेज थी। वेजिटेटिव फेज अच्छी खासी हो गई, अब उसको फ्लावर अगर आना चाहिए तो प्लांट को भाई अच्छा खासा लाइट मिलना चाहिए, तभी उसको फ्लावर आएंगे। तो ये जो फिनोमिनन है कि इन रिस्पॉन्स टू लाइट प्लांट को फ्लावर आती है, इसको फोटो पीरियडिज्म कहते हैं। फोटो मतलब लाइट, लाइट का पीरियड जरूरी है फ्लावर के लिए, कॉल्ड एज फोटो पीरियडिज्म। ना अब एक्चुअली क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है, अब एक प्लांट है, यहाँ पे मैं ड्रैगन निकाल दूं या यहाँ पे निकाल देते, एक प्लांट है। ओके भाई साहब, अब ये प्लांट को क्या होता है ना, इस प्लांट को फ्लावर तब आते हैं जब इसको एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए लाइट मिल जाता है। लेट से इतने ड्यूरेशन का, इसको 0 से लेके लेट से 6 घंटे का लाइट मिला, तभी इसको फ्लावर आ गए। सो इसको कहते हैं क्रिटिकल डे पीरियड। इसको क्या कहते हैं, क्रिटिकल ड्यूरेशन। सही, इसको क्रिटिकल ड्यूरेशन कहते हैं। मतलब 6 घंटे का लाइट मिला इस प्लांट को, तब उसको फ्लावर आ गए। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब 5 घंटे का लाइट दिया उसको तो इसको फ्लावर नहीं है, जबकि 7 घंटे का दिया लाइट तब भी इसको फ्लावर आ गए, 8 घंटे का दिया तब भी इसको फ्लावर आ गए। मतलब क्रिटिकल ड्यूरेशन से ज्यादा ड्यूरेशन का अगर आपने लाइट दिया तब इसको फ्लावर आते हैं, तो आप इसे कहते हैं लॉन्ग डे प्लांट। जबकि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि भाई इनको मान लो 6 घंटे का आपने लाइट दिया, इसको फ्लावर आ गए। 7 घंटे लाइट दोगे तो इसको फ्लावर नहीं आएंगे, ज्यादा का लाइट दिया तो फ्लावर नहीं आएंगे। 6 घंटे से कम का लाइट दिया तब फ्लावर इसको आते। 5 घंटे का लाइट दिया उसको फ्लावर आ जाएंगे, 4 घंटे का लाइट दिया उसको फ्लावर आ जाएंगे। मतलब क्रिटिकल ड्यूरेशन से लेस देन द क्रिटिकल ड्यूरेशन इसको लाइट मिला तब इसको फ्लावर आते हैं। इसको कहते हैं शॉर्ट डे प्लांट, इसको कहते हैं लॉन्ग डे प्लांट। इनसेड आपको ये भी कहते हैं कि भाई सिर्फ ड्यूरेशन ऑफ लाइट इंपॉर्टेंट नहीं है, ड्यूरेशन ऑफ डार्क भी इंपॉर्टेंट है। एक बहुत गहरा स्टेटमेंट है, लेकिन डीप में मत जाइए, वो पूछा नहीं जाएगा ना। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनको फर्क ही नहीं पड़ता कितने घंटे का लाइट है, उनको कहते हैं डे न्यूट्रल प्लांट। सही है। आपको क्या करना है, जैसे ये सेशन समाप्त होगा आपको तुरंत पावर नोट्स पढ़ने हैं। हाँ, बाद के लिए मत रखना, 15 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए रिवाइज। नहीं, hormone substance that is responsible for flowering migrates from leaves to the shoot apices for inducing the flowering। जो केमिकल्स रिस्पॉन्सिबल हैं, जिसका जो फ्लावर हो रहा है, फ्लावर बन रहा है प्लांट में, वो कहाँ पे बनते हैं, वो बेसिकली लीफ में बनते हैं। वो केमिकल्स लीफ में फॉर्म होते हैं। ओके, रिस्पॉन्सिबल माइग्रेट फॉर्म, ये केमिकल लीफ में फॉर्म होगा और ऐसे यहाँ पे जाके यहाँ पे फ्लावर बनाएगा। यहाँ पे केमिकल नहीं बना, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। सही है। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वर्नलाइजेशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय वर्नलाइजेशन। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने आपको बोला भी था कि मैं इसके बारे में बात करूंगा। अभी हमने देखा था प्लांट के इस चैप्टर की शुरुआत में कि सीड होता है, जर्मिनेट होके भाई उसको पत्ते वत्ते आना शुरू हो जाते हैं, इसको कहते हैं वेजिटेटिव फेज। और बाद में इसको फिर फ्लावर आते हैं, इसको कह रहे हैं हम रिप्रोडक्टिव फेज। नाउ जैसे प्लांट को फ्लावर आने के लिए लाइट चाहिए, वैसे ही प्लांट को फ्लावर आने के लिए कोल्ड टेम्परेचर की भी जरूरत होती है। अगर ने प्लांट को जो लाइट की जरूरत पड़ रही थी फ्लावरिंग के लिए, उसको फोटोपीरियडिज्म। प्लांट को जो कोल्ड टेम्परेचर की जरूरत पड़ रही है फ्लावरिंग के लिए, उसको कहते हैं वर्नलाइजेशन। सो प्लांट रिक्वायर एक्सपोजर टू लो टेम्परेचर टू इंड्यूस फ्लावरिंग, दिस रिस्पांस इज कॉल्ड वर्नलाइजेशन। वर्नलाइजेशन प्रिवेंट द प्रिकॉशियस रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट। मतलब क्या, ये याद आया, मैंने आपको अभी बोला था कि एक बच्चा है 12 साल में उसकी प्यूबर्टी आती है, एक लड़की है 12 साल में प्यूबर्टी आ रही है, उसको 5 साल की है, तभी के तभी अपने हार्मोन्स लगा दिए, राइट, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप हो गए। मतलब प्रिकॉशियस प्यूबर्टी आपने ला दी, प्रिकॉशियस प्यूबर्टी ला दी, बच्चा नहीं होगा बेटा अच्छे से, यूटरस सपोर्ट नहीं कर पाएगा। वर्नलाइजेशन वही चीज करता है, वर्नलाइजेशन प्रिवेंट्स द प्रिकॉशियस डेवलपमेंट। वर्नलाइजेशन क्या करता है, अच्छा खासा वेजिटेटिव फेज को कहता है कि भाई अच्छा खासा तो प्रिपेयर होगा, तभी तो अच्छा खासा फ्लावर बनेगा। तो ये क्या करता है, प्रिकॉशियस रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट नहीं होने देता। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। व्हीट, बार्ली, राय हैव टू काइंड्स ऑफ वैरायटी, विंटर और स्प्रिंग वैरायटी। मैं पहले पढ़ लेता हूं, बाद में आपको दिखाता हूं। अब स्प्रिंग वेराइटी और विंटर वेराइटी की क्या चीज है, देखो। विंटर वेराइटी शुड बी प्लांटेड इन ऑटम एंड नॉट इन स्प्रिंग। इन विंटर दिस वेराइटी विल रिसीव अ कोल्ड ट्रीटमेंट एंड प्रोड्यूसेस अ ग्रेन इन समर।
जबकि विंटर वेराइटीज इफ प्लांटेड इन स्प्रिंग वुड नॉर्मली फेल टू फ्लावर और प्रोड्यूस अ मैच्योर ग्रेप विद इन द स्पैन ऑफ अ फ्लावरिंग सीजन। अब बच्चों को ये चीज समझ में नहीं आती, मैं इसको कुछ डायग्राम के जरिए आपको समझाता हूँ। अब मेरी बात ध्यान से सुना, कॉन्सेंट्रेट करो बेटा। ना किधर गया भाई साहब, तू आजा। स्प्रिंग और ऑटम सीजन की बात करते हैं भाई। हम्म, यस। So flowering of a plant depends not only on the light but also on the cold temperature, जिसको वर्नलाइजेशन कह रहे हैं। अब एक होती है स्प्रिंग वेराइटी, एक होती है व्हीट, एक होती है ऑटम वेराइटी, मतलब दो टाइप के सीड्स आपको मिलते हैं। व्हीट की बात कर रहे हैं। ओके, नाउ ध्यान से सुनो। अब स्प्रिंग वेराइटी का क्या होता है? स्प्रिंग वेराइटी ऐसी होती है कि भाई जो स्प्रिंग सीजन में हम उसको सो करना है, जमीन के अंदर डालना है। विंटर में, समर में आप उसका फ्रूट ले लो। सही है, ओके। अब ये तो रहा स्प्रिंग का सीन। अब विंटर वेराइटी ऐसी होती है जो आप ऑटम सीजन में देते हो, मतलब विंटर से ठीक पहले आप उसको लगा देते हो, मतलब ठंडा सीजन आने से पहले आप उसको जमीन के अंदर डालोगे ऑटम में। फिर जब विंटर आएगा तो उसको कोल्ड ट्रीटमेंट मिलता है। सही है, ओके। और फिर आगे चल के वो अच्छा खासा उसका आप फ्रूट ले सकते हो। नाउ अब एनसीईआरटी कहती है कि ये जो विंटर वेराइटी इसको स्प्रिंग में डाला, मतलब उसको कोल्ड टेम्परेचर नहीं मिलेगी, तो ये अच्छा खासा आपकी अच्छी खासी फसल आपको नहीं मिलेगी। ये बात हो रही है, समझा? ओके, जो मैंने अभी बोला उसको एक बार फिर से समझना ताकि ये चीज समझ में आ जाए। विंटर वेराइटी शुड बी प्लांटेड इन ऑटम। In winter, this variety will receive a cold treatment. It produces grain summer. Winter variety planted in spring would normally fail to flower or produce mature grain within the span of flowering season. Vernalization effect. Now, there are some biennial plants, monocarpic plants that normally flower and die in the second season. अब प्लांट्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं, बाइनियल प्लांट, मोनियल प्लांट। ओके, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट एनसीईआरटी कहते हैं बाइनियल प्लांट के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। ऐसे एनसीईआरटी कहती है, एनसीईआरटी कहते हैं कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि भाई मतलब इस साल आपने 2022 में लगा दिए, ओके, तो इस पे वो अच्छा खासा ग्रो करेंगे और 2023 में उनको फ्लावर आएंगे। सही है, मतलब ये एक सीजन में क्या होता है, मोनोकार्पिक प्लांट दे आर नॉर्मली फ्लावर एंड पहले सीजन में तो उसकी ग्रोथ होती है, जो सेकंड सीजन में मर जाते हैं, कॉल्ड एज अ बाइनियल प्लांट। नाउ तो मतलब क्या हो रहा है कि जब सेकंड सीजन आ रहा है तो कोल्ड ट्रीटमेंट मिल रही है इसको, इसके लिए उसको फ्लावर आ गए। सही है, एनसीईआरटी कहती है सब्जेक्ट इन द ग्रोइंग ऑफ अ बाइनियल प्लांट टू अ कोल्ड ट्रीटमेंट स्टिमुलेट्स अ सब्सिक्वेंट फोटो पीरियोडिक फ्लावरिंग रिस्पॉन्स। एनसीईआरटी कहती है कि पहले सीजन में कोल्ड टेम्परेचर दे दो तो पहले सीजन में भी आप फ्लावर ले सकते हो। तो दिस इज हाउ यू यूज योर नॉलेज बेटा। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सीड डोरमेंसी। ये ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है ना, तो एक बार सेंटेंस पढ़ लो, कोई ज्यादा मतलब यहाँ पे इतना स्कोप नहीं है एमसीक्यू आने का। सही, बढ़ते हैं आगे। नाउ सीड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी मतलब क्या भाई? फेलियर ऑफ सीड टू जर्मिनेट इवन व्हेन द एक्सटर्नल कंडीशन आर फेवरेबल। सीड के पास हार्ड कोट होता है भाई। अब अच्छा खासा फेवरेबल टेम्परेचर आपके पास, अच्छा खासा लाइट है, वाटर है, सब कुछ चीज है, फिर भी सीड जर्मिनेट नहीं हो रहा है, उसको कहते हैं सीड डोरमेंट हो गया है ऐसे। व्हाट आर द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सीड डोरमेंसी? हार्ड सीड कोट। अगर सीड का अगर कोट हार्ड है तो उसके अंदर वाटर एंटर नहीं करेगा। वाटर क्यों चाहिए? क्योंकि एंजाइम पानी में काम करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एनसीईआरटी की लाइन है। सो हार्ड सीड कोट अगर है तो पानी एंटर नहीं करेगा, सीड जर्मिनेट नहीं होगा। प्रेजेंस ऑफ केमिकल इनहिबिटर्स, कुछ केमिकल्स होते हैं जैसे कि एसिटिक एसिड, फिनोलिक एसिड, पैरास्पोरिक एसिड, जो सीड में जर्मिनेशन के प्रोसेस को इनहिबिट कर देते हैं। एब्सिसिक एसिड, स्ट्रेस हार्मोन। इमेच्योर एम्ब्रियो अगर है तो भी सीड जर्मिनेट नहीं हो पाएगा ना। आप क्या कर सकते हो टू ओवरकम द सीड डोरमेंसी? दो टाइप की मेथड है, नेचुरल मेथड एंड आर्टिफिशियल मेथड। नेचुरल मेथड, सीड कोट एब्रेजन कॉज्ड बाय द माइक्रोबियल एक्शन एंड पैसेज थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ एनिमल। नेचुरल मेथड क्या है भाई? कुछ माइक्रोब्स है, याद आया, याद आया, याद आया, पाइनस सीड को जर्मिनेट करने के लिए माइक्रोराइजल एसोसिएशन लगता है। याद करो, कहां पे पढ़ा था? ट्रांसपोर्टिंग प्लांट में। ओके, तो सीड कोड को अगर आप ब्रेक करना चाहते हो नेचुरली, तो कुछ माइक्रोब्स होते हैं जो कि सीड को ब्रेक करके देते हैं, या भाई कोई पंछी आएगा उसको खाएगा, उसके पेट में जाएगा वो सीड, केमिकल उसके ऊपर एक्ट होगा और सीड का कोट जो है डिजोल्व हो जाएगा और अच्छे से दूर दूर तक सीड फैल जाएगा और जर्मिनेट हो पाएगा। आर्टिफिशियल मेथड भी है, सीड कोट को आप आर्टिफिशियल ब्रेक कर दो,
चिलिंग ट्रीटमेंट देके भी ब्रेक कर सकते हो। एप्लीकेशन ऑफ गिबरेलिक एसिड लगाओगे तो भी आप क्या कर सकते हो, सीड को जर्मिनेट कर सकते हो। गिबरेलिक एसिड का इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अपना नोट करना रहेगा यहाँ पे, वर्नलाइजेशन को अगर आप अच्छे से इफेक्टिवली यूज करना चाहते हो तो गिबरेलिक एसिड का भी यूज कर सकते हो, वो एक पॉइंट था। सही है। सो इसी के साथ अपना ये चैप्टर कंप्लीट होता है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, पढ़ना सभी का भी रिवाइज कर दो, बात के लिए मत रखना। चलो बेटा, टेक केयर, बाय बाय।